हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था आप लोगों को बीआरएस के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को दो बेस मिलेगा। या तो आप लोग को मिलेगा पासबुक का शेष, और नहीं तो आपको मिलेगा रोकड़ बही का शेष, जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ये बोलेगा बैलेंस एज पर कैश। बताया था आप लोग से कि बैंक समाधान विवरण बनाने का दोहरा लेखा प्रणाली में कोई नियम नहीं है, चर्चा किया गया था। और ये बताया गया था कि ये कानूनन अनिवार्य नहीं है, इसे व्यापारी अपनी सुविधा के लिए बनाता है कि लेन देन में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को हम कैसे सही करें। ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा या तो बैलेंसेस पर पासबुक के आधार पर बनाने के लिए, यानी पासबुक के शेष को आधार मानेंगे हम, या बैलेंसेस पर कैश बुक को आधार मानने के लिए, यानी रोकड़ बही के शेष को आधार मानेंगे हम। आप लोग समझ सकते हो कि जो रोकड़ बही का आधार होता है, मैं आप लोग से क्या बताया था कि बैंक समाधान विवरण बनाने में सारे नियम को एक तरफ रख दीजिए, और अभी जो बताने जा रहा हूं अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो 99.99%, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99.99% आपसे गलती होने की संभावनाएं नहीं होंगी, और बिना किसी फार्मूले को रटे हुए केवल अपने जानकारी को आप प्रयोग में लाएंगे। देखेंगे कैसे। बताए थे आप लोगों से कि चाहे पासबुक का आधार मान ले, या मैंने पासबुक के शेष के आधार पर बनाना हो, या रोकड़ बही के शेष के आधार पर बनाना। हमारा और बैंक से जो संबंध होता है वो मात्र दो प्रकार का होता है, या तो हम ऋणी होते हैं और नहीं तो ऋणदाता होते हैं। ये जो शेष दिया रहेगा, इस शेष को हम लोग पहचानेंगे ऋणी और ऋणदाता के आधार पर। मतलब ये कि दिया हुआ शेष हमें क्या बनाकर रखा हुआ है, मतलब दिया हुआ शेष यह प्रतीत कराता है कि हमारा रुपया बैंक में जमा है, मतलब या तो हम जमा पर बनाएंगे डिपॉजिट पे, या दिया हुआ शेष यह बताएगा कि हमने बैंक से ऋण ले रखा है, यानी जो शेष है चाहे वो पासबुक का शेष हो या रोकड़ बही का शेष हो, चाहे 2000 हो या 10,000 हो, जो शेष है वह लोन है या डिपॉजिट है, यानी जमा है या ऋण है। तो या तो जमा होगा या फिर ऋण होगा। मतलब है कि जो आधार हमको दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको हम पहचानेंगे जमा के रूप में या ऋण के रूप में। अब जमा या ऋण के रूप में पहचानने के बाद क्वेश्चन बहुत लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हम जमा और ऋण मान लें तो हमारे लिए क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप लोग को। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बताया गया था कि पासबुक और रोकड़ बही दोनों को हम टैली करते हैं, और जिन व्यवहारों का पूर्ण रूप में लेखा, पूरी तरह जिन व्यवहारों को दोनों जगह व्यवस्थित नहीं किया गया होता है, मतलब पासबुक में लिखा रोकड़ बही में नहीं लिखा, और रोकड़ बही में लिखा पासबुक में नहीं लिखा, चाहे आंशिक चाहे पूर्ण रूप से, उन व्यवहारों को हम अलग कर लेते हैं, और उन व्यवहारों को हम या तो ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं, या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। बताया गया था आप लोगों को, ध्यान से समझेंगे आप लोग। कभी भी क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा बैंक समाधान विवरण का, तो आपसे बता दें हम कि जो व्यवहार हम दोनों के मिलान से लाएंगे, हम रोकड़ बही और पासबुक का मिलान करते हैं और उन व्यवहारों को बाहर करते हैं जिन व्यवहारों का लेखा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दोनों जगह नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि पासबुक में हुआ रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, या रोकड़ बही में लिखा गया पासबुक में नहीं लिखा गया, उन व्यवहारों को आप अलग कर लीजिए। और अगर लिखा गया है लेकिन पूर्ण रूप से लिखा गया, मतलब क्या, यहाँ 2000 लिखे हैं, यहाँ भी लिखा गया है लेकिन 2000 से कम लिखा गया है, यहाँ 3000 लिखे हैं, यहाँ भी लिखा गया लेकिन 3000 से कम लिखा गया है, तो डिफरेंस अंतर करने वाले राशि को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। मैं फिर बता दूं कि जिन व्यवहारों को सपोज कीजिए 3-4 व्यवहार वैसे ही काल्पनिक रूप से हम बाहर करते हैं, आप
6 व्यवहार आप बाहर किए हुए हैं। तो जो भी व्यवहार हो, ये बात की बात है, जो भी व्यवहार हो, इनका बताया जा चुका है कि इनका लेखा एक बार ऑलरेडी हो चुका है। मतलब या तो यह रोकड़ वही में लिखा जा चुका है और पासबुक में लिखना बाकी है, या ये पासबुक में लिखे जा चुके हैं और रोकड़ वही में लिखना बाकी है। जब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे। जब आप 2 स्टेप पकड़ेंगे कभी आपसे गलती नहीं होगा। 2 स्टेप क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहले पूरा लाइन क्लियर करेंगे आप, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां एंड हुआ है वहां तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये पूरी लाइन हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके हाफ पार्ट को पढ़ेंगे। यानी आपसे बताया जा चुका है कि एक जो घटना घटती है उसे रोकड़ वही में भी घटना होता है और पासबुक में घटना होता है। मतलब क्या है रोकड़ वही में पासबुक में, ध्यान से समझेंगे। यदि आप आज 10,000 रुपया बैंक में जमा करते हो और उसके बाद अपना पासबुक प्रिंट कराते हो, ध्यान से समझिएगा, आपने आज 10,000 रुपया बैंक में जमा किया तो क्या इसका लेखा आप पासबुक में करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। जब आप 10,000 रुपया बैंक में जमा करोगे तो एक एंट्री पास करोगे और एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और अपने यहाँ जो 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो 2 कैश अपना बैंक बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है। जब यह रुपया बैंक में जमा होगा तो बैंक वाला उतना रुपया आपके खाते में क्रेडिट करेगा, आप अपने खाते में डेबिट करोगे और वो आपके खाते में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और वहां जब पासबुक प्रिंट कराओगे तो क्या वो 10,000 रुपया चढ़ा हुआ आपके पासबुक पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब रोकड़ वही में लिखा जाता है और पासबुक में भी लिखा जाता है। रोकड़ वही में आप लिखते हो, पासबुक में कौन चढ़ाता है, बैंक चढ़ाता है। तो जो भी व्यवहार घटा होता है पहले हम पूरा लाइन पढ़ेंगे क्लियर कि घटना क्या है, फिर इसके हाफ को पढ़ेंगे कि क्या करना था वो हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब ये सपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो वैसे ही बनाते हैं आप लोगों को कि 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया। 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक, यहां अभी तक का क्या मतलब है? अभी तक का मतलब है जिस तिथि को आप बैंक समाधान विवरण बना रहे हो। अभी तक का मतलब है जिस तिथि को हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं। अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। ध्यान से समझेंगे आप। बैंक समाधान विवरण बताया गया था आप लोग को कि जब कोई ऐसा व्यवहार जो एक जगह लिखा गया हो दूसरी जगह नहीं लिखा गया हो, या दोनों जगह लिखा गया हो लेकिन रकम में भिन्नता हो, तो यह अंतर का कारण बनेगा। यही कारण होगा जिससे पासबुक का शेष रोकड़ वही के शेष से टैली नहीं करेगा। और जब टैली नहीं करता है तो हम पासबुक और रोकड़ वही का मिलान करते हैं और उन व्यवहारों को बाहर करते हैं जिनके कारण अंतर आया हुआ है। अब यह है एक अंतर का कारण कि 3,000 रुपए चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। पहले आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो बैंक में अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब इसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे आप कि 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया। जब आप 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किए होंगे, ध्यान से समझेंगे, इसी पे बहुत चीज आप लोग बताएंगे हम। आप पहले इफेक्ट डालेंगे कि जो काम आपने किया है उसका आपके बैंक बैलेंस पर अगर जमा है तो जमा पर, या ऋण है तो ऋण पे, पहले जमा पे समझते हैं हम लोग। उसका आपके जमा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आपने क्या किया होगा। और जो घटना आपने घटाया है और रियल में वो घटना नहीं घटा है तो जस्ट अपोजिट करेंगे हम। मतलब यह है कि हमने अगर जोड़ा हुआ है लेकिन वास्तव में जोड़ा नहीं गया है, जुटा नहीं है, ऐड नहीं हुआ है, तो आप लेस करेंगे। और यदि आपने लेस किया है लेकिन वास्तव में लेस नहीं हुआ है तो आप ऐड करेंगे। मतलब जस्ट अपोजिट चलना होता है। आपने ऐड किया लेकिन ऐड नहीं हुआ तो लेस कीजिए, और आपने लेस किया लेकिन लेस नहीं हुआ तो ऐड कर लीजिए। यानी अगर पहले से हम ऐड किए हुए हैं तो बाद में उसकी लेस करेंगे, और अगर पहले से हम लेस किए हुए घटाए हुए हैं तो बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विथ रीजन, कारण के साथ समझेंगे आप लोग। 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है।
मतलब यह है कि आपने किसी व्यक्ति को चेक द्वारा पेमेंट किया। जानते हो आप लोग चेक द्वारा पेमेंट, राम को चेक दिया, राम डेबिट टू बैंक, किराया चेक द्वारा दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो इस पेमेंट के थ्रू आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे, राम को चेक दिया, एंट्री बनाएंगे राम डेबिट टू बैंक, और कैशबुक जब बनाएंगे तो बाई राम बैंक वाले कॉलम में आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, घटेगा। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस में कमी आएगी। अब ध्यान देंगे, 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। आप लोग जानते हो कि चेक का जो एक्सपायरी डेट होता है वो 3 मंथ होता है, 3 माह के अंदर कभी भी भुगतान के लिए जा सकता है। तो 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया। जब आप चेक जारी किए होंगे, ध्यान से, आप सपोज कीजिए मैं जमा पे बता रहा हूं, क्योंकि भी बताया गया है कि जो भी आपको शेष मिलेगा, पासबुक का शेष या रोकड़ भाई का शेष, आधार मानने के लिए, तो जिस भी आधार पे हम लगाएंगे या तो जमा होगा या तो ऋण होगा। अब यह समस्या नहीं है कि कैसे हम मानेंगे क्या जमा है और क्या ऋण है, ये हम बता देंगे अभी आप लोग को। फिलहाल समझिए, पासबुक के शेष पे आधार पे लगाएं, चाहे रोकड़ भाई के शेष के आधार पे लगाएं, या तो हमारा जमा होगा या तो हमारा ऋण होगा। बैंक से हमारा दो ही तरह का संबंध हो सकता है, या तो जमा नहीं तो ऋण। और हम यही पहचानना है कि हम जमा पे हैं कि ऋण पे, और इसके बाद कुछ भी सोचना नहीं है। आपके दिमाग में इतना आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। ध्यान से, हम लोग जमा पे लगाते हैं। मान के चला जाए कि जिस शेष के आधार पे हम लोग लगा रहे हैं वो जमा का आधार है, यानी हमारा रुपया बैंक में क्या है, डिपॉजिट है। अब आप देखेंगे कि 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो जब आप 3,000 रुपए का चेक जारी किए होंगे भुगतान के लिए, काटे होंगे, इशू किए होंगे, तो उस समय आपके अनुसार आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ होगा, घटा होगा। कैसे, तो अगर चेक द्वारा भुगतान किया, जैसे किराया ही चेक द्वारा दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई रेंट, आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ, घटा। और राम को चेक द्वारा भुगतान किया, राम डेबिट टू बैंक, बाई राम, आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ, घटा। यानी जब आप चेक जारी किए होंगे तो उस अवस्था में, उस समय आप अपने बैंक बैलेंस को क्या किए होंगे, घटाए होंगे। यानी 3,000 रुपये से अपने बैलेंस को, अपने जमा को क्या किया, आपने घटा दिया। सेम डेट, जिस तिथि को आप अभी तक, जिस तिथि को आप बैंक समाधान विवरण बना रहे हो, वहां पता चला कि वह चेक जो आपने जारी किया गया है आपके द्वारा, वो अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक में वो चेक आया नहीं है। तो बैंक में चेक नहीं आया है तो मतलब बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया है। सही बात है। क्या बैंक के द्वारा इस चेक का भुगतान किया गया, नहीं। मतलब है कि आपने अपने अनुसार अपने जमा को घटा दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे कि आज आप 10,000 रुपया जमा करके आए, तो आपने डिपॉजिट दिखाया 10,000, उस हिसाब से बैंक में भी कितना हुआ, 10,000। समझिएगा आप लोग, आपने 10,000 जमा किया तो आपने अपने डायरी पे लिखा और बैंक ने अपने डायरी पे लिखा। सपोज कीजिए, मानना है तो आपने जब 3,000 रुपये का चेक जारी किया होगा तो आपके अनुसार आपके जमा से 3,000 घट के, और यह कितना हो गया, 7,000। भाई 3,000 का चेक जारी किए होंगे तो आपके अनुसार आपका जमा क्या हुआ, घटा ना। और वह चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है तो बैंक आपका बैलेंस कितना दिखाएगा, 10,000। जब पासबुक छपवाएंगे तो दिखाएगा कितना, 10,000। आप कहोगे नहीं मेरे अनुसार 7,000 होना चाहिए, बैंक आ रहा नहीं 10,000। अब रीजन को ढूंढा जाएगा, क्यों अंतर आ रहा है। तो अंतर पता चला कि जो 3,000 रुपए का चेक आप जारी किए हैं अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि आप 3,000 रुपए जो आप घटा रखे हो, आपके अनुसार आपके जमा से निकल जाना चाहिए, जो नहीं निकला है, तो फिर आप 3,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका डिपॉजिट 10,000 जो किसके बराबर हो गया, पासबुक के बराबर हो गया। सेम कंडीशन है, अगर पहले आपने घटाया है तो बाद में जोड़िए, पहले आपने जोड़ा है तो बाद में घटाइए, फिर आएंगे। हम लोग बना रहे हैं जमा पर। 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो जब आप 3,000 रुपए का जारी किए होंगे, 3,000 रुपए का चेक जब आप जारी किए होंगे तो आप उस समय अपने जमा धन को क्या किए होंगे, घटाए होंगे। और बाद में पता चला कि वो रुपया अभी निकला नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस समझ में आ रही है। अब आइए, अगर यही ऋण पे होता तब, मान लीजिए अभी आप कह रहे हो सर जमा पर बना रहे हैं तो ये प्रक्रिया, लेकिन हम मानते हैं ऋण पर होता तब। आप ध्यान से समझेंगे, आप ओवरड्राफ्ट में हो, ऋण का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है। अब आप देखेंगे सेम वही कंडीशन, 3,000 रुपए का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। जब आप 3,000 रुपए का चेक जारी किए होंगे, अब हम लोग ऋण पे हैं, जब आप 3,000 रुपए का चेक जारी किए होंगे कि जाओ बैंक से पेमेंट ले लो, तो आप समझेंगे ऑलरेडी आप ऋण पे हैं, ऑलरेडी आप ऋणी हैं, बैंक के ऋणी हैं, और उससे और एक तरीके से पेमेंट ले रहे हैं और ऋण ले रहे हैं एक तरीके से आपने।
आप तीन, एक तो आप ऑलरेडी बैंक के ऋणी हो और बैंक से और पैसे निकाल रहे हो, यानी आपका ऋण राशि लोन अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप चेक जारी किए होंगे तो आप अपने ऋण को क्या किए होंगे, बढ़ाए होंगे। भाई ध्यान से समझेंगे, मैं बताया हूं कि इसका कोई नियम कानून नहीं है, बस समझना है लॉजिक इसका। देखिए, या तो हम जमा पे लगाएंगे या तो ऋण पे। तो जमा पे तो समझा दिए, अब आइए ऋण पर। अगर हम ऋणी हैं ऑलरेडी बैंक के और हम और पैसा निकाल रहे, सपोज करो आप हमसे पैसे ले रखे हो 10,000 रुपया और हमसे 3,000 रुपया और लेते हो, तो क्या आप मेरे 13,000 के ऋणी नहीं हो गए, हुए ना। अब आइएगा, ऑलरेडी आप बैंक के ऋणी हो और 3,000 रुपया और निकाल रहे हो, तो जब आप चेक जारी किए होंगे ना, तो उस समय आप अपने ऋण अमाउंट को, लोन अमाउंट को इंक्रीज किए होंगे, बढ़ाए होंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब पता चल रहा है कि उस चेक का भुगतान बैंक से लिया नहीं गया है, यानी हमने अपने ऋण राशि बढ़ा तो लिया कि हमने बैंक से 3,000 रुपया और लिया, लेकिन बैंक ने वो रुपये का भुगतान नहीं किया है। ध्यान से, अगर आप ऋण पे लगा रहे हैं तो 3,000 रुपये का चेक भुगतान के लिए जारी किया गया, जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो जब आप चेक जारी किए होंगे तो उस समय आप अपने लोन अमाउंट को इंक्रीज किए होंगे, बढ़ाए होंगे। लेकिन अभी पता चला है कि बैंक द्वारा उस धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो आप अपने ऋण को क्या करेंगे, घटा लेंगे। एक बार फिर देखिए, आप हमसे 10,000 रुपये उधार लेके गए, यानी आप अपने अनुसार मेरे कितने के ऋणी हो, 10,000 की। किसी व्यक्ति को भेजते हो कि जाओ सर से 3,000 रुपये लेते हो मेरे लिए, तो आप अपने डायरी पे मेंटेन कर लिए 10,000 प्लस 3,000 कितना, 13,000। वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, सब कुछ कीजिए, मेरे पास नहीं आया और आपको सूचना भी नहीं दिया कि मैंने पैसे लिए कि नहीं लिए। अगर हम आपसे हिसाब किताब करते हैं तो आप मुझसे कॉल करोगे या कहोगे सर आपसे 13,000 रुपये मैंने ले रखा है, मैं कहूँगा नहीं 10,000। आप कहोगे कैसे, मेरी डायरी तो 13,000 बता रही है, मैं कहूँगा नहीं 10,000, तक दोनों की डायरी आमने सामने आएगी। तो आप कहोगे अच्छा ये जो 3,000 रुपया, या मैं कहूँगा जो 3,000 रुपया आपने फला व्यक्ति को या किसी को लेने के लिए भेजा था, वो मेरे पास पैसे लेने आया नहीं है, यानी 3,000 रुपये से आपने लोन तो अपना बढ़ा लिया, लेकिन उसका भुगतान वास्तव में मैंने किया नहीं है। तो अब 3,000 रुपये तत्काल क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। सेम आइए, एक और देखिए, जमा पे समझते हैं। ये तो हो गया ऋण पे। जमा का मतलब ये ध्यान से समझेंगे, 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा। ध्यान से समझेंगे आप लोग, 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा में मतलब क्या, देखिए निकालने का अलग प्रक्रिया होता है, जो चेक हम जारी करते हैं पैसे निकालने के लिए वो अलग चीज होता है, वो चेक हम खुद काटे रहते हैं। भाई खुद का चेक काट के खुद के बैंक में थोड़े जमा करेंगे हम। यह 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, मतलब होता है कि यह चेक आपको कहीं ना कहीं से पेमेंट के थ्रू मिला होगा। और आप जानते हो कि जो चेक के टाइप दो होते हैं, एक बियरर और एक क्रॉस चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक। तो जो वाहक चेक हम जमा भी कर सकते हैं और बैंक की खिड़की से भुगतान भी ले सकते हैं, लेकिन रेखांकित चेक के बारे में पता है कि रेखांकित चेक का केवल बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है, जमा ही किया जा सकता है। वो आपके खाते में क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखेंगे कि 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, जो अभी तक बात वही आती है, अभी तक का मतलब जिस तिथि को हम बैंक सम्मान विवरण बना रहे हैं, जो अभी तक बैंक द्वारा वसूल नहीं हुआ है। बैंक द्वारा वसूल नहीं होने का क्या मतलब है, बैंक ने उसकी अमाउंट को कलेक्ट नहीं किया, कलेक्ट कर जमा नहीं किया है। अब देखेंगे, 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, जो अभी तक बैंक द्वारा वसूल नहीं किया गया है। मतलब जब आप चेक, अब आप देखेंगे चेक बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप चेक, ध्यान से समझेंगे, पहले हम लोग जमा पे लगाते हैं, फिर ऋण पे समझेंगे, जमा पे आते हैं। मतलब वो मान के चलिए कि आप जमा पे हो, मतलब आपका रुपया बैंक में क्या है, डिपॉजिट है। तो 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, तो जब 2,000 रुपये का चेक आप जमा होने के लिए बैंक भेजे होंगे, तो उस समय आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिए होंगे। भाई जितना आपका बैंक बैलेंस है हम 2,000 रुपये और जमा कर रहे हैं, तो हमारे अनुसार हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन बाद में पता चला कि अभी तक वो बैंक द्वारा वसूल नहीं किया गया, यानी चेक आपने जमा तो किया है, लेकिन उसकी राशि कलेक्ट करके आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है, जमा नहीं की गई है। तो आप अपने जमा को क्या करेंगे, कम करेंगे। ध्यान से, 2,000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, जो अभी तक बैंक द्वारा वसूल नहीं हुआ है,
तो 2000 रुपये का चेक जब जब डिपॉजिट किए होंगे तो उस समय आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाए होंगे, क्योंकि हम जमा पे लगा रहे हैं। लेकिन अभी पता चला कि वो रुपया भी कलेक्ट होकर आपके खाते में आया नहीं है, तो आप अपने बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, यानी पहले आप जोड़े हो तो बाद में आप क्या किए, घटाए। अब आप देखेंगे ऋण के आधार पर, इसी क्वेश्चन को किस पे लगाते हैं, ऋण के आधार पे। ध्यान से समझेंगे। मान के चला जाए कि ये जमा पे था, ऋण पे आ गए, तो 2000 रुपये का चेक जमा होने के लिए बैंक भेजा, जो अभी तक वसूल नहीं हुआ है। तो जब आप 2000 रुपये का चेक जमा होने के लिए भेजे होंगे, व्यवहार में आइए, 2000 रुपये का चेक जब बैंक में जमा होने के लिए भेजे होंगे, तो उस समय आप अपने लोन अमाउंट को घटा दिए होंगे, कम किए होंगे। जैसी बात है, किसी से अगर आपने 5,000 रुपया उधार ले रखा है और उसके पास 2000 रुपया भेज दें कि ये 2000 रुपया आपको मैं भेज रहा हूं, जमा कर लो, तो 5 2 7 करेंगे या 5 - 2 करके 3 करेंगे। अगर आप 5000 रुपया उधार ले रखे हो और 2000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हो उसके पास, तो आपके अनुसार उनका लोन अमाउंट घटेगा और कितना बचेगा, 3000। सेम कंडीशन, हम ऋण पे लगा रहे हैं, मान के चल रहा है कि हम ऋणी है बैंक के। अब तब क्या है, 2000 रुपये का चेक जमा होने के लिए भेजा, तो जब हम जमा किए होंगे तो हम अपने लोन अमाउंट को कम किए होंगे, यानी हमारे अनुसार हमारा लोन अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन अभी तक वह रुपया कलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपका फिर लोन अमाउंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, घटाया, फिर आपने क्या किया, बढ़ाया। तो पहले देखना क्या है कि यह व्यवहार पहले माइनस हुआ है कि प्लस। अगर पहले माइनस हुआ है तो बाद में प्लस करेंगे, और पहले प्लस हुआ है तो बाद में माइनस करेंगे। एक बार फिर से समझेंगे, अगर आप हमसे 5000 रुपया उधार लेके गए हो और किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के हाथ आप 2000 रुपये भिजवा देते हो कि जाओ सर को दे दो, जमा कर देना, वहां पे बता देना कि फलाने ने भेजा है, तो आप भेजने के साथ अपना लोन अमाउंट कम कर दिए होंगे। और वह व्यक्ति मुझे पैसा दिया ही नहीं, तो आप कहोगे 3000, मैं कहूंगा कितना, 5000। जब पुस्तक के सामने आएंगे तो बात खुलेगी कि जो 2000 रुपया तुम जमा होने के लिए भेजे हो मेरे पास आया नहीं है। तुम मुझसे समझो, हमसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम ऑलरेडी अपना लोन अमाउंट 3000 से बढ़ा के कितना करोगे, 5 करोगे। पहले अगर घटा रखे हो तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सेम कंडीशन है, पहले आपने घटाया है तो बाद में जोड़िए, पहले आपने जोड़ा है तो बाद में घटाइए। या तो जमा पे हो सकता है तो ऋण पे हो सकता है। अब आते हैं थोड़ी देर बात और, बैंक ने ब्याज दिया, क्वेश्चन में दिया बैंक ने ब्याज दिया, तो भाई जमा पे हो, अगर जमा पे हो तो जोड़ लो, और ऋण पे हो तो घटा लो। बैंक ने ब्याज लिया, बैंक ने ब्याज लिया, सीधी सी बात है। जमा पे हो तो घटाओ और ऋण पे हो तो बढ़ाओ। अगर बैंक ब्याज लेता है और हम जमा पे हैं, तो हमारा जमा राशि क्या होगा, घटेगा, और ऋण राशि क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक ने व्यय लगाया, क्वेश्चन देते बैंक ने व्यय लगाया, तो बैंक ने व्यय लगाया, जाहिर सी बात है अगर जमा पे है तो घटा दीजिए, क्योंकि हमारा डिपॉजिट बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर ऋण पे है तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर बैंक चार्ज लगाएगा आपके ऊपर, तो बैंक द्वारा व्यय लगाने पर जो एंट्री पास होता है तो लिखा होता है बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई बैंक एक्सपेंस, क्रेडिट की तरफ इसका लिखा होता है। तो अगर आप लोन पे होंगे तो वह लोन अमाउंट क्या होगा, बैंक व्यय से बढ़ेगा, और यदि आप जमा पे होंगे तो जमा क्या होगा, बैंक चार्ज से घट जाएगा। इसी में आता है कि किसी व्यापारी ने सीधे आपके खाते में जमा कर दिया, जाहिर सी बात है वो जमा होने वाली पोस्टिंग है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, कोई व्यक्ति है, कोई आपका व्यापारी है, और सीधे आपके खाते में क्या किया हो, जमा कर दिया हो पैसे। तो सीधी सी बात है, जब वो जमा किया होगा तो अगर आप जमा पे होंगे तो जोड़ेंगे, और जमा पे होंगे तो जोड़ेंगे, और लोन पे होंगे तो घटा लेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। आराम से हम लोग समझते हैं कि या तो हम जमा मान लेंगे या तो हम ऋण मान लेंगे, या तो नहीं, अगर जमा का आधार होता तो जमा मानेंगे, ऋण का आधार होगा ऋण मानेंगे, और बड़े आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आप बात आती है कि हम कैसे मानेंगे कि जमा है और कैसे मानेंगे तो ऋण है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। इसको ध्यान से समझिएगा। रोकड़ बही का शेष दिया हो, बैंक शेष दिया हो, या डेबिट शेष दिया हो। रोकड़ बही का शेष, रोकड़ बही का बैंक शेष, या रोकड़ बही का डेबिट शेष, तो यह हो जाता है जमा।
ठीक है। इसके अपोजिट रोकड़ वही का क्रेडिट शेष यह हो जाता है, क्रेडिट शेष कह दे या अधिविकर्ष कह दे, यह हो जाता है ऋण। रोकड़ वही का शेष कहते हैं, बैंक शेष कहते हैं, डेबिट शेष कहते हैं, जमा पे लगाएंगे। अगर दिया रोकड़ वही का शेष का आधार मानना है, आधार के रूप में क्या दिया रोकड़ वही का शेष, तो क्या मानेंगे जमा। रोकड़ वही का बैंक शेष क्या मानेंगे जमा, और रोकड़ वही का डेबिट शेष क्या मानेंगे जमा। और रोकड़ वही का क्रेडिट शेष या अधिविकर्ष देते तो क्या मानेंगे ऋण मान लेंगे। उसके बाद पासबुक का अधिविकर्ष, पासबुक का अधिविकर्ष ये आप लोग मानते हो जमा, और पासबुक का शेष या क्रेडिट शेष यह मानते हैं ऋण। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। रोकड़ वही का शेष कहेगा तो हम जमा मान के लगाएंगे, पासबुक का शेष कहेगा तो हम ऋण मान के लगाएंगे, रोकड़ वही का डेबिट शेष कहेगा तो हम जमा मान के लगाएंगे, और पासबुक का क्रेडिट शेष कहेगा तो हम ऋण मान के लगाएंगे। ऐसे में आप लोग को सामने इससे अधिक देगा नहीं, इतना ही में हमको जमा या ऋण की पहचान करनी है, और बड़े आराम से हम लोग पहचान लेंगे कि किसको हम लोग जोड़ें और किसको हम लोग घटाएं। इसके बाद एक क्वेश्चन करा देंगे इस पे, और आप लोग हालांकि आप लोग लगाइए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बड़े आराम से आप लोग लगाएंगे। ठीक है।